स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रामू एक छोटे से गांव का किसान था जो ईस्ट यूपी के बलिया के पास रहता था। गांव की जिंदगी बहुत कठिन थी। दिन भर खेतों में मेहनत करता था, लेकिन फसल का उत्पादन हमेशा कम रह जाता था। 4 बच्चों का पेट भरना और कोई दूसरी आमदनी का जरिया ना होने की वजह से रामू के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव के स्कूल में ना तो अच्छी पढ़ाई होती थी और ना ही आसपास कोई ढंग के अस्पताल थे। एक शाम परेशान होकर रामू अपने घर के बाहर बैठा था, जहां से वो दूर चल रही ट्रेन को देख रहा था। और ट्रेन खचाखच लोगों से भरी हुई थी। ईस्ट यूपी बिहार और बंगाल से वेस्ट यूपी, हरियाणा और पंजाब की तरफ जा रही थी। अपने मजदूर भाइयों से उसने इन क्षेत्रों में काम के बारे में सुना हुआ था। जब इस क्षेत्र के गांव में खेती के काम कम हो जाते हैं, पैसे की तंगी बढ़ जाती है, तब रामू के गांव के दूसरे लोग अपने छोटी सी पोटली बांधकर बस या ट्रेन पकड़ते हैं और निकल पड़ते हैं काम की तलाश में पश्चिम की तरफ। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग इन एरिया से हर साल लगभग 40 से 50 लाख लोग वेस्ट यूपी, हरियाणा और पंजाब का रुख करते हैं, जहां सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान लेबर की हाई डिमांड रहती है। इसके साथ साथ वेस्ट यूपी की इंडस्ट्रीज जैसे कि चीनी मिल, ईंटों के भट्टे और कंस्ट्रक्शन में भी इन लेबर्स की हाई डिमांड रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि वेस्ट और ईस्ट यूपी एक ही स्टेट का पार्ट है, लेकिन एक ही स्टेट का पार्ट होने के बावजूद वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी के डेवलपमेंटल मैट्रिक्स में इतना फर्क क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन एक कारण ऐसा है जो आपकी आंखें खोल देगा, जिसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब अपनी स्टैंड अलोन वीडियोस को डिजर्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 10,000 लाइक्स के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी GS2, GS3 और एसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों, इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुटकर लगना पड़ेगा। देखिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों, इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है। और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Life का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिशर्स ने 1877 में 3 सेपरेट रीजन्स नेमली अवध, आगरा प्रेसिडेंसी और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस को मिलाकर यूनाइटेड प्रोविंस की स्थापना की और दिल्ली को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से अलग किया। जहां अवध में आज के यूपी के ईस्टर्न एरियाज जैसे वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर आते थे, वहीं आगरा प्रेसिडेंसी में आगरा, मथुरा, इटावा, झांसी जैसे एरियाज आया करते थे। और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून, उत्तरकाशी जैसे एरियाज आते थे। साथ ही दिल्ली भी 1836 से 1858 के बीच नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का ही पार्ट रहा। और 1946 के इलेक्शंस में यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर बने गोविंद वल्लभ पंत। और 1947 में भारत की आजादी के बाद 3 प्रिंसली स्टेट्स नेमली टिहरी, गढ़वाल, बनारस और रामपुर को यूपी में एसिमिलेट किया गया। 1949 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान गोविंद वल्लभ पंत ने यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर आर्यव्रत रखने का सुझाव दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के गवर्नर जनरल को नाम बदलने की पावर देते हुए यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया।
और इसलिए 24 जनवरी को यूपी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन ये नाम बदला गया। इस समय के पॉलिटिकल थिंकर्स ने यूपी के वेस्ट और ईस्ट में डिफरेंट कल्चर्स और बड़े साइज और पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए यूपी को 3 स्टेट्स में बांटने का सुझाव भी दिया। B.R. अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग यूपी को 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए था। वेस्टर्न यूपी जिसकी कैपिटल मेरठ होगी, सेंट्रल यूपी जिसकी कैपिटल कानपुर रखी जा सकती है और ईस्टर्न यूपी जिसकी कैपिटल बनारस या फिर इलाहाबाद होगी। लेकिन इन सजेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 में उत्तर प्रदेश में हिली एरियाज को उत्तराखंड के रूप में अलग कर दिया गया। इस विभाजन के बाद आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। इसके अलावा नेपाल के साथ यूपी 551 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में हिमालयस के शिवालिक्स, झांसी ललितपुर में बुंदेलखंड के पठार, सोनभद्रा में विंध्यास की पहाड़ियां और ज्यादातर क्षेत्र में गंगा यमुना के प्लेन्स यूपी की डाइवर्स ज्योग्राफी को दर्शाते हैं। इंडिया की मोस्ट पॉपुलर स्टेट होने के साथ साथ हमारा यूपी डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश इंडिया की लार्जेस्ट हिंदी स्पीकिंग स्टेट भी है, लेकिन हमारे यूपी में हिंदी के 7 डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में बोली जाती है कौरवी यानी कि खड़ी बोली और आज की स्टैंडर्ड हिंदी और उर्दू खड़ी बोली से ही डिराइव की गई है। इसके साथ साथ आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और औरैया बेल्ट में बोली जाती है ब्रज भाषा। नेक्स्ट इस रीजन में बोली जाती है कन्नौजी डायलेक्ट, जिसमें आपको ब्रज भाषा और अवधी डायलेक्ट के फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये डायलेक्ट कानपुर, कन्नौज, फारुखाबाद, औरैया और इटावा में बोला जाता है। अगला डायलेक्ट है अवधी, जिसे पूर्वी या फिर कोसाली डायलेक्ट भी कहा जाता है और इसे लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ जैसे जिलों के आसपास इस्तेमाल किया जाता है और तुलसीदास जी की रामचरितमानस और हनुमान चालीसा इसी डायलेक्ट में लिखी गई। और ईस्टर्न यूपी में बोली जाती है भोजपुरी, जिसे वेस्टर्न बिहार में भी बोला जाता है। नेक्स्ट है बुंदेली, जिसे यूपी के दक्षिण में बोला जाता है और ये डायलेक्ट ब्रज भाषा से काफी मेल खाती है। और यूपी का लास्ट डायलेक्ट है भागेली, जिसे चित्रकूट और सदन प्रयाग में बोला जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी का पार्ट कहे जा सकते हैं। देखिए, वेस्ट यूपी में सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, बागपत, शामली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा, बदाऊं, रामपुर, पीलीभीत और बरेली। ये सब डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट यूपी के कल्चरल और ज्योग्राफिकल जोन में आते हैं। ये सब डिस्ट्रिक्ट दिल्ली और हरियाणा के करीब हैं और यहाँ के कल्चर में आपको थोड़ा ज्यादा अर्बन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ें तो यहाँ के मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, संत कबीर नगर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्रा, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, भदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, हमीरपुर, महोबा, जलौन, चित्रकूट, फतेहपुर, इलाहाबाद और कौशाम्बी। ये सब डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के नजदीक हैं और यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। वहीं इन डिस्ट्रिक्ट्स में अवधी कल्चर की गहरी छाप दिखाई देती है। साथ ही यहाँ का कल्चर रूरल और ट्रेडिशनल वैल्यू से भरा हुआ है। अब बात करते हैं उन ट्रांजिशनरी डिस्ट्रिक्ट्स की जो वेस्ट और ईस्ट यूपी के बीच एक कल्चरल ब्रिज का काम करते हैं, जैसे कि पीलीभीत, शाहजहांपुर, फारुखाबाद, कन्नौज, ईटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, झांसी और ललितपुर। ये डिस्ट्रिक्ट्स दोनों रीजन्स के कल्चरल और सोशल एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं और यहाँ एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है जो दोनों तरफ के असर को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों, इस ज्योग्राफिकल डिस्टेंस का मतलब ये है कि हमें इन दो रीजन्स में डिफरेंस यहाँ के कल्चर में भी दिखाई पड़ता है। वेस्ट यूपी में लोग ज्यादातर हिंदी की खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा बोलते हैं। दिल्ली के आसपास होने की वजह से यहाँ के लोग एक थोड़ी फॉर्मल हिंदी भी यूज करते हैं। इसके मुकाबले ईस्ट यूपी में अवधी, भोजपुरी जैसे डायलेक्ट्स ज्यादा चलते हैं, जिनकी अपनी एक अलग ही मिठास और फोक लिटरेचर है। भोजपुरी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रेजेंस रखता है अपने सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ। वेस्ट यूपी के खाने पर मुगल फ्लेवर्स का गहरा असर है,
जो इसके मुगल इतिहास को दिखाता है। यहाँ बिरयानी, कबाब, कोरमा जैसे डिशेस तो पॉपुलर हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ कचौरी, छोले कुलचे, छोले भटूरे जैसे डिशेस और साथ ही साथ दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि घी, मिल्क, बटर, पनीर, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल और पसंद भी किए जाते हैं। वहीं ईस्ट यूपी का खाना यहाँ से थोड़ा सिंपलर है, जहाँ कुछ यूनिक डिशेस जैसे कि लिट्टी चोखा या फिर पूरी सब्जी काफी ट्रेडिशनल हैं और खाई जाती हैं। साथ ही साथ इस रीजन में ज्यादा लोकली ग्रोन प्रोड्यूस पर फोकस किया जाता है। वेस्ट यूपी में होली और दिवाली जैसे त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जहां लोगों की बड़ी बड़ी भीड़, म्यूजिक और डांस होते हैं और इसी पर मॉडर्नाइजेशन का असर भी यहां देखने को मिलता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में ईस्ट यूपी में भी ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा ट्रेडिशनल होता है। यहाँ छठ पूजा जैसे त्योहार की अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है, जहाँ लोगों की कम्युनिटी और फैमिली के साथ रिवर बैंक्स पर रिचुअल्स होती हैं। वेस्ट यूपी क्लासिकल आर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। मुगल कोर्ट्स के हिस्टोरिकल कनेक्शन की वजह से कथक जैसे डांस फॉर्म्स और मुरादाबाद के ब्रास वर्क और सहारनपुर के वुड वर्किंग यहाँ एक मेन कल्चरल मार्कर्स हैं। ईस्ट यूपी का कल्चर ज्यादा फोक आर्ट्स और म्यूजिक पर बेस्ड है, जिसमें भोजपुरी फोक सॉन्ग्स और डांस जैसे कजारी और चैती प्रोमिनेंट हैं। ये आर्ट फॉर्म ज्यादा इनफॉर्मल और कम्युनिटी सेंट्रिक हैं, जो लोगों के डेली लाइफ और लोकल माइथोलॉजी की कहानियां सुनाती हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि क्यों ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी के मुकाबले इतना पिछड़ा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। वेस्ट यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुरादाबाद अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए मशहूर हैं। यहाँ पर आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर्स का एक जबरदस्त बूम देखने को मिलता है। नोएडा की ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगभग 45,000 करोड़ है, जो कि इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। लेकिन ईस्ट यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बलिया और आजमगढ़ अभी भी एग्रीकल्चर और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पर निर्भर हैं। यहाँ की ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिर्फ 10,000 करोड़ के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की कमी है। यहाँ की इकोनॉमी अभी भी लार्जली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि लोग खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट हैं और मॉडर्न इंडस्ट्रीज यहाँ स्टैब्लिश अभी तक नहीं हो पाई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वेस्ट यूपी फार अहेड है। 2012 में ही यमुना एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो गया। इसके साथ साथ आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स ने यहाँ के ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बूस्ट किया। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैवल टाइम ही कम नहीं करते, बल्कि रीजनल ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली मेरठ RRTS एक और ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस रीजन को दिल्ली से और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करेगा। दूसरी तरफ ईस्ट यूपी अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो एक मेजर प्रोजेक्ट है, अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है। साथ ही दोस्तों रूरल रोड्स की कंडीशंस बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से यहाँ की डेवलपमेंट स्लो है और कनेक्टिविटी के मामले में ये वेस्ट यूपी से काफी पिछड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर में भी हम दोनों रीजन में काफी फर्क देखते हैं। वेस्ट यूपी को ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा फायदा मिला। यहाँ की जमीन फर्टाइल है, इरिगेशन सिस्टम एडवांस्ड है और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं। मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में व्हीट यील्ड 4.5 टन पर हेक्टेयर तक पहुंच जाती है। वहीं ईस्ट यूपी अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स पर निर्भर है। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इतना एडवांस नहीं है, जिसकी वजह से व्हीट यील्ड सिर्फ 2.8 टन पर हेक्टेयर के आसपास है। अपर गंगा कैनाल जैसे इरिगेशन सिस्टम वेस्ट यूपी में है, जो कि मल्टीपल क्रॉपिंग सीजन को सपोर्ट करते हैं। ईस्ट यूपी के फार्मर्स को मॉनसून पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिससे प्रोडक्टिविटी और लोअर हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन और लिटरेसी पर, जो कि वेस्ट यूपी की स्ट्रेंथ है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में लिटरेसी रेट आज 85% है। यहाँ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कोई कमी नहीं है, जहाँ स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। प्यूपिल टू टीचर रेशियो भी यहाँ पर बेहतर है। इसके अपोजिट ईस्ट यूपी के श्रावस्ती जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में लिटरेसी रेट सिर्फ 54% है। यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज की कमी है और ऑन एन एवरेज प्यूपिल टू टीचर रेशियो भी 60 स्टूडेंट्स पर टीचर है, जो एजुकेशन क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की कमी के कारण स्टूडेंट को दूसरे स्टेट्स या वेस्ट यूपी जाने को मजबूर होना पड़ता है। हेल्थ केयर की बात करें तो वेस्ट यूपी अगेन आगे है। गाजियाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स है। यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के हेल्थ केयर फैसिलिटीज एम्पल हैं।
नोएडा जैसे शहरों में डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो भी 1:1500 है, जो कि हेल्थ केयर एक्सेस को इंप्रूव करता है। ईस्ट यूपी का हाल कुछ अलग है। यहाँ गोरखपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 50 पर 1000 लाइव बर्थ है, यानी कि जो लगभग डबल है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और डॉक्टर टू पॉपुलेशन 1:4000 तक पहुंच जाता है, जो कि काफी अलार्मिंग है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी के कारण लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं और बहुत बार वेस्ट यूपी माइग्रेट करना पड़ता है। अर्बनाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी दोनों रीजन्स काफी अलग हैं। नोएडा का अर्बनाइजेशन रेट 93% है, जो यहाँ की डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है, और दिल्ली के पास होने का ये डिस्ट्रिक्ट पूरा फायदा उठाता है। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलना यहाँ कॉमन है एंड हेंस यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी कम है। वहीं दोस्तों, ईस्ट यूपी में हिस्टोरिकली लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस जैसे बड़े शहरों के होने के बावजूद यहाँ अर्बनाइजेशन सिर्फ 12% है। बस्ती जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों के पास मोस्टली एग्रीकल्चरल जॉब्स ही हैं और नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बहुत बड़ी कमी है, और इसीलिए यहाँ के लोगों को वेस्ट यूपी या फिर हरियाणा या फिर पंजाब माइग्रेट करना पड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड गवर्नेंस की। देखिए, मजे की बात यह है कि ईस्ट यूपी ने हमेशा पॉलिटिक्स में वेस्ट यूपी को डोमिनेट किया है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस गवर्नेंस और डेवलपमेंटल पॉलिसीज पर हमें देखने को नहीं मिला। और रैम्पेंट पॉलिटिकल करप्शन और यहाँ के पॉलिटिशियंस की यहाँ के क्रिमिनल्स के साथ पार्टनरशिप के कारण पॉलिटिकल डोमिनेंस के बावजूद ये रीजन बैकवर्ड रहा। सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो वेस्ट यूपी में HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर्स काफी हाई हैं। गौतम बुद्ध नगर का HDI स्कोर 0.731 है, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और इनकम लेवल्स की बेटरमेंट को दिखाता है। दूसरी तरफ ईस्ट यूपी के श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट का HDI स्कोर सिर्फ 0.52 है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में यहाँ के चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। हायर इनकम लेवल्स, बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी वेस्ट यूपी में HDI को इंप्रूव करती हैं। ईस्ट यूपी में लोअर इकोनॉमिक आउटपुट और सोशल सर्विसेज की कमी HDI को नीचे खींचती हैं। यहाँ के लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। अगर हम क्राइम रेट्स की बात करें तो ये भी दोनों रीजन्स में काफी अलग हैं। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के डेटा के मुताबिक ईस्ट यूपी में क्राइम रेट्स ज्यादा हैं, खासकर आजमगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के कारण थेफ्ट्स और वायलेंट क्राइम्स की संख्या ज्यादा है। वेस्ट यूपी के गाजियाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइम रेट रिलेटिवली लो है। हेंस दोस्तों, हाई पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ईस्ट यूपी में क्राइम्स को बढ़ाते हैं, जबकि वेस्ट यूपी में बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस और पुलिसिंग, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट क्राइम रेट्स को कंट्रोल में रखती है, जिसके पीछे मेन रीजन है दिल्ली से नियरनेस। इसके साथ साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और इफेक्टिव पुलिसिंग यहाँ एक सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। आखिर में बात करते हैं माइग्रेशन और डेमोग्राफिक चैलेंजेस की। सेंसस 2011 और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 के मुताबिक ईस्ट यूपी से हाई आउट माइग्रेशन देखने को मिलती है, खासकर जौनपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट से, जहां के यूथ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए दिल्ली, मुंबई माइग्रेट करते हैं। साथ ही वेस्ट यूपी में यहाँ की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के कारण माइग्रेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। हेंस ईस्ट यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण लोग माइग्रेट करने को मजबूर हैं। वहीं वेस्ट यूपी की डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करती है, जो रीजनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। हेंस इंडिया की कैपिटल से नियरनेस और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आज वेस्ट यूपी ईस्ट से ज्यादा डेवलप्ड है। हेंस आज ईस्ट यूपी को वेस्ट यूपी के बराबर लाने के लिए हमें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस, बेहतर सड़क, एक्सप्रेसवेज और इंडस्ट्रियल हब्स यहाँ पर बनाने होंगे, ताकि यहाँ की कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाई जा सके। दूसरा, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना जरूरी है, जैसे इरिगेशन सिस्टम्स को सुधारना और नई फार्मिंग टेक्निक्स को लाना, जिससे किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़े। एजुकेशन और हेल्थ केयर पर भी ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि लोगों को बेसिक सर्विसेज मिल सकें। साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को डाइवर्सिफाई करना होगा। फैक्ट्रीज, IT पार्क्स और सर्विस सेक्टर्स को इनकरेज करना पड़ेगा, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और माइग्रेशन को रोका जा सके। इसके साथ साथ इस रीजन में बाहुबली राज को भी खत्म करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बूस्ट की जा सके।
रीसेंट टाइम्स में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अंडर कंस्ट्रक्शन गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ में स्टैब्लिश्ड आईटी पार्क्स सही दिशा में स्टेप्स हैं। जैसा कि हमने देखा, वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो उनके अलग अलग इतिहास, भूगोल, आर्थिक विकास और सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित हुए हैं। ये अंतर न सिर्फ इन दोनों शहरों की संस्कृति और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके विकास के रास्ते को भी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी संभावना भी छुपी हुई है। अगर हम इन अंतर को समझकर इन्हें दूर करने की कोशिश करें तो हम पूरे यूपी को एक नया समृद्ध राज्य बना सकते हैं, जो हर क्षेत्र में प्रगति करे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कैसे एक समर्थ और सबल यूपी का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मजबूत राजनीतिक इरादे यूपी के हर कोने में विकास की रोशनी पहुंचाएंगे। साथ ही जरूरत है लोगों की भागीदारी की, जो अपने हक और विकास के लिए कदम उठाएंगे। और लास्टली जरूरत है एक समर्थ सुशासित प्रशासन की, जो सबको न्याय और सुविधाएं प्रदान करे। आखिर में ये हम सब पर निर्भर है कि हम कैसे अपने राज्यों को एक नई दिशा देते हैं, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार कर सके, बिना किसी अंतर के, बिना किसी रोक टोक के। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर दें और इसके साथ साथ मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो भी करें। बाय गाइस, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।